ये भगवान भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है। तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। पुष्कर, कितनी बार कहा है कि धाई धाई की आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती, कम से कम साइलेंसर तो लगवा लो। सुनता ही नहीं है। फिल्मी दुनिया में अपने डायलॉग्स और एक्टिंग से धमाल मचाने वाले परेश रावल अब राजनीति के प्लेटफॉर्म पर सियासी बयानबाजी से चर्चा में है। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान सरदार पटेल की तारीफ में परेश रावल इतने मशगूल हो गए कि राजा रजवाड़ों पर विवादित बयान दे दिया था। बगल में बगली थी थी, गरम सળિયાથી ફોડી थी सरदार पटेल, पती गई बात। એમણે આ દેશને એકત્ર કર્યો તો, આ રાજા રજવાડાઓના જે વાંદરા હતા બધાને સરખા કર્યા હતા, સીધા કર્યા હતા, દેશને એક કર્યો તો। એ સરદાર પટેલ વિશે જરાય ડિટેલમાં માહિતી नहीं। परेश रावल का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब गुजरात में चुनावी संग्राम छिड़ा है और बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने के लिए चुनावी रण में खड़ी है। ऐसे में विरोधियों को भी बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, बीजेपी नेता परेश रावल जी ने राजकोट में राजा महाराजाओं को बंदर कहा है। राजा महाराजाओं ने अपनी रियासत देश की अखंडता के लिए दी है। परेश रावल की ऐसी जुबान कहां से हो गई? अभिनेता से नेता हो गए आप। तूफान आने की भनक पंछी को पहले लगती है। उधर राजपूत समाज भी परेश रावल के विरोध में उतर आया। सड़क पर विरोध प्रदर्शन होने लगे तो सोशल मीडिया में भी परेश रावल निशाने पर आ गए। विवाद पर हंगामा बढ़ा तो परेश रावल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। बाद में परेश रावल ने बयान के लिए माफी मांगी। ये जो बात मैंने कही है वो हैदराबाद को निज़ाम को ध्यान में रख के कही गई है। राजपूतों को नहीं, राजपूत हमारे देश का गौरव है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसी कौम के लिए हमारे मुंह से कभी ऐसा अल्फाज नहीं निकलेंगे। मुझे इतना ही कहना है। उसके बावजूद भी अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो मैं दिलगीर हूँ, ये बात भी मैं कहता हूँ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब परेश रावल के बयान ने बखेड़ा खड़ा किया है। इससे पहले पीएम मोदी को टारगेट करने वाले कांग्रेस के मेमे ट्वीट का जवाब देते हुए परेश रावल ने ट्वीट किया था कि हमारा चाय वाला कभी भी तुम्हारे बार वाले से बेहतर है। इस ट्वीट को लेकर भी परेश रावल की काफी आलोचना हुई थी और तब भी उन्होंने ट्वीट डिलीट करके माफी मांग ली थी। जब से परेश रावल ने राजनीति में एंट्री की है वो अक्सर इसी तरह की बयानबाजी करके लोगों के निशाने पर आए हैं। ऐसे तमाम विवादों को लेकर परेश रावल से न्यूज नेशन ने खास बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर परेश रावल और विवादों का सच क्या है। परेश रावल भले ही सांसद बन चुके हैं, अभिनेता के तौर पर दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो दिल से बात करते हैं। न्यूज़ नेशन पर इस वक्त परेश रावल जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। थैंक यू सो मच। ऐसा क्यों होता है कि आप जब भी बात करते हैं दिल से बात करते हैं, लेकिन लोग उसे एक नज़रिए से अलग देख लेते हैं? क्या हो जाता है? आई थिंक मुझे जो लगता है, मुझे तो बात सच्ची लगती है, जो शायद कड़वी भी होती है, लेकिन कभी कभी मुझे ये भी महसूस होता है कि मेरा अंदाज़ बयां थोड़ा सा हार्श और कभी कभी ज़्यादा तीखा हो जाता है, जिससे मुझे बचना चाहिए, ये मैं कबूल करता हूँ। और लोगों का क्या है कि लोगों को बात वही समझनी है, उसी तरह इंटरप्रेट करनी है जो उनको सही लगे। तो इसके ऊपर तो मेरा कंट्रोल है नहीं, तो उसके बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ। अभी हाल के विवाद के बारे में बात कर लेते हैं। आप जो कहना चाह रहे थे वो कहते कहते लोगों ने उसे किसी और तरीके से लपक लिया। हाँ, नहीं होता क्या है कि मैं आपको सही कहता हूँ, जो दिन में आप 4-5 सभाएं करते हैं ना, तो आपकी जो भाषण वगैरह रहते हैं उसमें एक एडिटिंग जैसा रहता है कि जितना हो सके उतना कम करो। थकान भी हो जाती है और रात को जब आखिरी भाषण होता है तो एनर्जी भी नहीं होती है। तो आप एडिटिंग करते वक्त जो वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए, जो कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल करनी चाहिए, कभी कभी करते नहीं है। आपको ये लगता है कि जनता समझ जाएगी, आपको ये लगता है कि आपने बोला है तो फिर जनता समझेगी, जनता को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ बातें रह जाती है। अब जो मेरा जो कल का जो बयान था, मैंने कतई नहीं कहा था, ये मेरी भावना भी नहीं है, मेरे विचार भी नहीं है, मेरे मन में भी नहीं होता है कि मैं राजपूत जैसी जो वीर कौम है उनके बारे में बंदर जैसा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा। मैंने ये कहा था कि हैदराबाद के जो निज़ाम है उनका जो बंदर जैसा जो रवैया था सरदार पटेल के सामने, कभी आऊँ कभी ना आऊँ, कभी आऊँ कभी ना आऊँ, उसको लेकर मैं बात कर रहा था। और सरदार पटेल फिल्म में तो इसके एक ही सीन है जो पूरी बात बताता है कि किस तरह वो बंदर को उन्होंने टेम किया था। लेकिन अब ये बताइए कि जब बातें इस तरह की निकलती हैं तो बहुत दूर तक चली जाती है। जी। अब जैसे पद्मावती फिल्म को लेकर भी जो विवाद हुआ, अब वो भी तो इसी तरीके से बात निकलती चली गई और अब देखिए कि हालात एक व्यक्ति की मृत्यु तक हो चुकी है। यानी देखिए अभी होता क्या है कि पद्मावती का मामला तो इतना उलझ चुका है। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि दे हैड सम रिजर्वेशन, राजपूत कम्युनिटी, तो उनके साथ बैठ के सुलझाना चाहिए था, या तो फिल्म पूरी होने के बाद। अभी जो मसला उभर के आया
कि भैया उन्होंने किसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दिखा दिया, प्राइवेट न्यूज़ चैनल ने वो बात के ऊपर डिस्कशन किया। प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दिखाना कोई गलत बात नहीं है, हम लोग फिल्मों की ट्रायल रखते ही हैं, बिल्कुल। इवन जो सर्टिफिकेट मिले उसके पहले भी रखते, लेकिन ये मसला उछल के आ गया पब्लिक में और टीवी पे उसकी चर्चा होने लगी, तो इनको भी बुरा लगा कि भैया हम जब कहते हैं कि हमको दिखाइए तो हमको नहीं दिखाया गया। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ को बैन करना हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी में, वो मैं नहीं, उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ, बिल्कुल। लेकिन साथ में ये भी बात है कि मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचती है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 1 मिनट के लिए गया भाड़ में, आप उनके साथ बैठिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है कि उस आदमी की भावनाएं जरूरी है, उसके साथ बैठिए, उनको समझिए, उनके पास कोई मुद्दे है तो वो देखिए, उसको अगर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या अपने मुद्दे को आप रेक्टिफाई कर सकते करिए, मिलजुल के हो सकता है। लेकिन अभी क्या होता कि ये सोशल मीडिया के टाइम में इतने सारे न्यूज़ चैनल, उस जमाने में बात बहुत उछलती है, आपको पता भी नहीं चलता, आपने लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और इतनी बात कैसे फैल गई, तो दिस गोज आउट ऑफ कंट्रोल। इस मैंने आप दुखी हैं जिस हाँ, मैं दुखी हूँ इसलिए क्योंकि देखिए एक आदमी बड़ी मेहनत से पिक्चर बनाता है, मेहनत के, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैशन की बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों की रोजी रोटियाँ चलती है उससे जी। और मामला जब इस लेवल पे आ जाता है तो हमारी छवि कहीं ना कहीं दुनिया में बिगड़ती है जी। तो ये बात बड़ी दुख की बात है। और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करता हूँ, फिल्मों की बात नहीं करता, कोई भी बात हो जी। इतने हम हॉस्टाइल क्यों हो गए हैं, इतना हमारा नज़रिया क्यों इतना तंग हो गया है, हम क्यों किसी की सुनते नहीं है, ये थोड़ी सी बात मुझे आपको अब बर्दाश्त नहीं हो रही, लगता है कि ये गलत हाँ, और ये कभी उभर के आती है जी। मैं परेश जी अगर इसी फिल्म के बारे में थोड़ी और चर्चा आपसे करूं, जिस तरह से आज ऐसा लगता है कि राजनीति बट गई है पद्मावती के नाम पर। कांग्रेस शासित राज्य कहते हैं कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो हम अपने राज्यों में दिखाने को तैयार हैं। 4 बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम अपने यहाँ तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक राजपूत समाज संतुष्ट नहीं हो जाता, या हम नहीं दिखाएंगे। हरियाणा के तो प्रदेश अध्यक्ष ने और भी ज़्यादा इनामी रकम और तमाम तरह की बातें सुपनखा और ममता बनर्जी जोड़ दिया। क्या ये सब वाकई में आवश्यक था? ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिल्म को लेकर इतना सब कुछ करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, और किसी की हिंसा के बारे में बात करना ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बट मुझे ये लगता है कि राजपूत समाज हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई इस हद तक जाएगा नहीं। ये आवेश है, ये इफेक्टिव बनने के लिए, इम्पैक्ट फुल बनने के लिए सारी बातें कही जाती है। वो जनता भी जानती है, बोलने वाले भी जानते हैं, जो सुन रहे वो भी जानते हैं। बट ऐसी बातों से समाज के अंदर का एटमॉस्फेयर डेफिनेटली बिगड़ता है। अब इसी मुद्दे पर आपके एक ट्वीट को लेकर मैं चर्चा करूंगा, और उसके बाद आपको उसे विड्रॉ भी करना पड़ा था, अरुंधति रॉय का मसला। आपने उस पर कई स्पष्टीकरण दिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इतने द्रवित क्यों हुए जब अरुंधति रॉय का ये पूरा मामला सामने आया, और खास करके जब उसे कश्मीर में हमारी फौज से जोड़कर रखा गया? या बिल्कुल, इसलिए मैं व्यतीत हो जाता हूँ कि पहले तो कश्मीर की बात तो तभी, ये तो मामला उबल रहा था, दिस वाज काइंड ऑफ बॉइलिंग। उन्होंने काफ़ी कहा है हमारे देश के बारे में। देखिए, मोदी जी को गालियां दीजिए आप, मोदी जी खुद बोलते मुझे तो भैया बहुत से लोग गालियां देते, मोदी जी को कोई एतराज़ नहीं है, बीजेपी को एतराज़ नहीं, किसी को एतराज़ नहीं। अब कंट्री को गाली देती, अब जो आर्मी वाले उनको गाली देती है। आप कभी कोई बाहर आती उसमें तो जाती नहीं है आप, या अगर आपने कोई समाज सेवा का काम किया हो, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आपका खून खौले तो आदमी समझ सकता है। आप बस, और आप कहाँ जो गालियाँ देती है, वडाला माटुंगा में गालियाँ नहीं देती है, अब वेनिस वगैरह जैसी जगह पे मैंने फॉरेन में बैठ के गालियाँ देती, जहाँ आपने बिल्कुल छवि बिगाड़ने की कोशिश की है हिंदुस्तान की। जो भी थोड़ी बहुत हमारी छवि सुधर रही है उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अभी बीच में किसी ने कांग्रेस के, आई थिंक चिदम्बरम जी ने या किसने बोला था हिंदू टेरर। अब ये हिंदू टेरर क्या जी? हमारी छवि बिगड़ती है, हमारी इतनी छवि सुधर रही है पूरे विश्व भर में, तब ऐसी बातों से छवि बिगड़, तब जाके मेरा खून खोला कि ठीक है भैया। और दूसरी बात ये, हम अरुंधति जी को अगर बिठा दे तो कोई पत्थर नहीं मारेगा, उनको उनकी हमदर्द है, वो तो हमनवार है, हमराज है, वो उन पे कोई पत्थर क्यों उठाएगा जी? पर अरुंधति जी को बैठा दिया जाए, हाँ बिठा दीजिए कोई, हाँ बिल्कुल। नहीं तो बहुत सारे फेमिनिस्ट ने तो इस पर बड़ी आपत्ति की थी कि आप बड़ी आपत्ति की थी, क्योंकि उनको जब ये बोलते तब इनको आपत्ति नहीं होती है। एक पूरी टोली है जो दिमाग में गंध लेके घूम रही है कि देश को गालियां दो, आर्मी को गालियां दो, देश की छवि बिगाड़ो। पता नहीं किसके पेरोल पे है और कितने पैसे मिलते हैं, किसका घर चलता है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही होगा। नहीं तो आप देश को गालियां, जिस डाली पे आप बैठे उसे ही काटने की कोशिश कर रहे हैं।
परेश जी, एक शब्द है जो कि आजकल दिल्ली में बड़ा चर्चित है, लिमोजीन लिबरल्स। लवली, किसने कॉइन किया ये? तो चूंकि मैं जानता था कि आपकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही आएगी, तो ये लिमोजीन लिबरल्स जो हैं, क्या ये वाकई में हमारी देश को, हमारी देश की छवि, उसकी अस्मिता, इस पर प्रहार कर रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है, और सिस्टमेटिकली हो रहा है। और ये लोग जो होते हैं उनका पैकेजिंग भी कमाल का होता है, बड़ा अट्रैक्टिव पैकेजिंग होता है इनकी, ये सारी बातें रखने का। वो जहाँ उठते बैठते, जिन लोगों के साथ उठते बैठते, वो लोग भी बड़े पावरफुल होते हैं, वो भी क्लाउट वाले लोग होते हैं, तो काफ़ी हद तक इससे परेशानी होती है। बट ये तो मोदी जैसा हमारे पर एक ऑनेस्ट नेता है जो पूरी दुनिया को पता चल गया, तो इनकी बातों अब ये इररिलेवेंट बनने जा रहे हैं, इररिलेवेंट बन रहे हैं ये लोग। ये जो टर्माइट क्लैन जिनको मैं कहता हूँ, हाँ, टर्माइट क्लैन, ये इररिलेवेंट बन रही है। अब ये टर्माइट क्लैन या आप लिबरल लिमोजीन लिबरल्स कहें, ये तमाम लोग अब मानते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो इस देश को बचा सकते हैं उस गर्त से जहां मोदी जी उसे ले जा रहे हैं। अब मोदी, मैं वही पूछना कि राहुल जी को क्या बचाना है और मोदी जी देश को कहाँ लेके जा रहे, पहले वो तो तय करे। पहले वो तो हमको दिखाए कि भैया यहाँ पे खड्डा और मोदी जी लेके जा रहे, हमें खड्डे से बाहर निकालना है। मोदी, इन लोगों ने जो खड्डा किया था उसमें से मोदी जी देश को बाहर निकाल रहे हैं। आप ये चाहते हैं, आप ये मानते हैं कि आपने जो 60 साल से जो खड्डे खोद के रखे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई काम नहीं किया है जी, मैं ये कतई नहीं कहता हूँ, मोदी जी भी ये नहीं कहते कि किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जो मोदी जी इन्होंने जो खड्डे खोद के रखे उसमें से निकाल रहे हैं। और बड़ा एक आसान सा जुमला था कि भैया आप घर रेनोवेट कर दे तो उसमें 6 महीने लग जाते हैं। ये पूरे देश को रेनोवेट करना है, और सिर्फ देश नहीं, मानसिकता को भी रेनोवेट करना है। इतने साल से जो हमारी मानसिकता करप्ट हो गई है। अब देखिए ना, पहले तो बाबू लोग 9 बजे की शिफ्ट में पार्लियामेंट के अंदर या दफ्तर में जाते थे 10:30 11 बजे, ऑल ऑफ अ सडन फिर सरप्राइज चेकिंग होने लगी, वेंकैया साहब चढ़ गए तो फटाफट सब टाइम पे कुर्सी पे बैठना शुरू कर दिया। इतनी मानसिकता को भी संवारना है, हमको निखारना। तो ऐसे में मोदी जी पर जो इतने प्रहार किए जाते हैं और खास करके अर्थव्यवस्था को लेकर आजकल जो हल्ला मचा हुआ है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से लोगों के रोजगार चले गए, लोग सड़कों पर आ गए हैं, आपको लगता है ये सब सिर्फ अफवाह है, लोगों को गुमराह करने की साजिश है, या वास्तविकता में इसका असर पड़ा है अर्थव्यवस्था पर? नहीं, असर पड़ा क्या होता है कि अगर आपको छलांग लगानी है तो एक कदम थोड़ा पीछे हटना पड़ता है जी। ये पीछे हटे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मूडी वाले, वो तो कोई मोदी जी के गांव के नहीं है, या एसएनपी वाले, वो भी कोई वडनगर के नहीं है मोदी जी के गांव के कि मोदी जी की तारीफ करें। वर्ल्ड बैंक वाले, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाले, वो क्यों तारीफ कर रहे जी? तो ये तो समझिए। और बाकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के जो थे इंटेलेक्चुअल या यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे जी, उन्होंने जो पिक्चर खड़ाए थे, उनके सामने इन लोगों का पिक्चर आ रहा है। ये भी सोच समझ के ही बोलते होंगे ना इंटरनेशनल फोरम वाले। सेटबैक तो हुआ है, ये तो आप जानते हैं। सेटबैक, मैंने कहा ना, सेटबैक तो होगा ही ना ऑल ऑफ अ सडन। बट ये कहना कि जो सारा पैसा बैंक में गया है वो वाइट हो गया, ये तो सरासर मूर्खता है। आप इनफैक्ट, मैं तो ये कहूँगा, आप अपना एड्रेस छोड़ गए हैं बैंक में कि परेश रावल अगर 5 करोड़ रुपए जमा करा देता है 8 नवंबर के बाद में, तो बैंक वाले, आईटी वाले पूछेंगे तो भैया आपका तो खाली सालों का हिसाब किताब 1.5-2 करोड़ थे, 3 करोड़ आया कहाँ से? मैं तो बिल्कुल शादी का कार्ड छोड़ के आया हूँ मेरा, कि आइए मेरे घर पे आके मेरी बैंड बजाइए शादी की। तो ऐसा है तो फिर राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो कहते हैं न जीऊंगा न जीने दूंगा? कहते हैं कि सबकी मानसिकता कुंठित कर रखी है, सबको दबा रखा है और बहुत तकलीफ हो रही है। कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, जिनको आदत है 5 दिन काम करे 50 दिन हॉलीडे करने की, उनको तो ऐसा ही लगेगा न जीऊंगा न जीने दूंगा। बट मोदी जी तो काम करने वाले हैं, नंबर 1। और मोदी जी की बात मैं ये मानता हूँ। आज देखिए, मैं ये बात कह दूं जी, अच्छा वो मुझे बात याद आ गई, ये जो हम अभी निकले हैं ना, हाँ, लोगों को बताने, हर साल एवरी ईयर मोदी जी कहते थे कि भैया निकलो, एमपी को जाना है, हम सिर्फ चुनाव के टाइम निकलेंगे, लोगों को बताए ऐसा नहीं चलेगा। हर साल जाके हमें लोगों को हिसाब देना है कि भैया हमने इतना इतना कहा, हमारी योजनाओं को यहाँ तक पहुँचो। उसके प्रोग्राम बनते थे, एमपी लोग निकलते थे, गाँव भर में प्रोग्राम होते थे। तो ये नहीं कि मोदी जी सिर्फ चुनाव के दिन जागते, सतत जागृत रहे हैं वो। तो ये जो आजकल कांग्रेस जिस तरह से लगातार प्रचार कर रही है और एक तरह से माहौल बना हुआ है देश में, ऐसा लग रहा है, अगर दिल्ली और आसपास के राज्यों की बात करें, लगता है जैसे कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी घिर रही है, ये किला ढह रहा है, मोदी जी नहीं आएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, मोदी जी क्यों ना आए, मोदी जी ने इस स्टेट को निखारा है, संवारा है, और लोग मोदी जी को मिस करते हैं। अब देख रहे हैं
अब कभी कभी मेरे दोस्त को लेकर मैं गांधीनगर गया, बोलते मैंने कैसा, बोलता यार यू मिस मोदी जी हियर। माने आप देखिए कितनी एक रहा है, उस माहौल के अंदर भी मोदी जी का साया रहा है। तो मोदी जी का आना जरूरी है। दूसरी बात है कि भैया मैं क्यों ना हूँ, मेरा कंट्री है। अगर राहुल गांधी अमेठी छोड़ के यहाँ बार बार आ सकते हैं तो मोदी जी क्यों ना आए। परेश जी, मैं एक बार फिर वापस विवादों की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ वक्त कम है, लेकिन आपके बयानों से, आपकी बोली से लोग इतने हाथ इसलिए होते हैं कि आप एक कलाकार हैं, उसके बाद आपने राजनीति में कदम रखा, या इसलिए कि आप जो कुछ कहें उसमें लोग कोई ना कोई मीन मेक निकाल लेते हैं कि चलो ये सॉफ्ट टारगेट है, इस पर हमला करना आसान है? नहीं, मेरे पे हमला करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। मेरी कुछ सोच रहती है। हाँ, ये मैं कबूल करता हूँ कि मेरा अंदाज़ बयां, जैसा मैंने कहा, कभी कभी हार्श हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे अगर मोदी जी से सीखना है तो उन्होंने कभी नेगेटिव ट्वीट नहीं की है, कभी नेगेटिविटी की बात नहीं करते, पॉजिटिव बात करते। आप देखिए, जिस आदमी के ऊपर अब दुनिया भर की नेगेटिविटी डाल रहे हैं, उनको गालियां दे रहे, उनका जज्बा अंदर से इतना पॉजिटिव कैसे है जी? एक कमाल की बात। मुझे ये सीखना है कि मैं अपने ट्वीट में संयम को रखूं। और मैं आपको ये बात दावा करता हूं, मैं आज के बाद आप मेरे ट्वीट में कभी भी मेरे ये नहीं देखेंगे कि मैंने अपना आपा खो दिया, ये कभी नहीं देखेंगे। ये बस रिएक्शन हो जाता है, दिल से बात निकल जाती है। हाँ, निकल जाती है, और मैं बस झुंझला जाता हूँ। जो मुझे वैसे भी थोड़ा ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, तो वो बात उंगलियों में भी आ जाती है। परेश जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन बात करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं। आप संयमित हैं, ये हम कहते हैं, और दावे के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि जितना भी आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। लेकिन आप अपनी बात दिल से रखिए, बात जो दिल से निकलती है वही दूर तक लग जाती है। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।